व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसमें डिक्रीजिंग पावर रहती है वेरिएबल की। तो उसके लिए आपको जो दो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भाई वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले वेरिएबल और आपका कांस्टेंट, ये दो चीज़ें हैं ना। तो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एक चेंज नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि x + 2 = 6 है। अब इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ देखो 6 है तो 2 में मुझे ऐसा क्या ऐड करना पड़ेगा कि 6 मिल जाए? 4 ऐड कर दिया, 6 मिल गया। लेकिन अगर यहाँ 6 की जगह 7 होगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा 2 में? 5 ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में किसको चेंज होना पड़ा? x को। लेकिन 2 तो अपनी जगह फिक्स्ड है। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। तो बेसिकली जैसे अब हमारे पास ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर चलेगी। जैसे मान लिया x की पावर 3 है तो फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है। इन सब को मिला के जो भी बनता है उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बट ये जो पावर है ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं। ये बस एक एग्जाम्पल दिया। अब इनके साथ कोई वैल्यू लिखी होती है। जैसे अगर मैंने कहा 3x3, जरूरी नहीं है 3 हो, कुछ भी हो सकती है ना। तो ये जो वैल्यू इसके साथ लिखी होती है लाइक a0, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो हर किसी का कोफिशिएंट होगा। इसका a0 मान लिया, इसका a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है। ऐसे वैल्यू जो चलती जाती हैं उनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इनमें जो हाईएस्ट पावर होगी आपके पास उसको कहेंगे उसकी डिग्री। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a(x⁻n a1(x⁻n-1). ये n है पावर, ये n-1 है, मतलब कम होती जाएगी। फिर यहाँ n-2 ऐसे जाती जाएगी। इस टाइप के जो भी आपके एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछना? कुछ यहाँ पूछना है? नहीं ना। ये जो n है दैट इज द डिग्री, दैट इज डिग्री। a0 a1 a2 an ये है आपके रियल नंबर्स। और एंड ईच पावर ऑफ x n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है कि जो आपकी पावर होगी वो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए? माइनस में। और सेकंड वो रूट में नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ों में नहीं होनी चाहिए, एक तो माइनस में और एक रूट में। बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज सारे के सारे पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब पॉलिनोमियल में डिग्री की बात आती है। डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो भी पॉलिनोमियल बनाया आपने उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है एक्स के ऊपर उसको हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया x⁴ + 3x + 9। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। अब यहाँ x की कोई पावर नहीं दी, इट मीन्स इसकी पावर 1 है। तो 9 के साथ x है? 9 के साथ x नहीं है, ऐसा हमें लगता है। बट अगर हम चाहें तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 9x⁻0। क्योंकि किसी की भी पावर आप 0 लोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और ये 9 है तो हम इसे 9 × 1 लिखेंगे और 1 को x⁻0 हम लिख सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ 4 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 0 जा रहा है। तो ऐसे करके जो भी इक्वेशन होती हैं, जो भी एक्सप्रेशन बनते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बट उसमें हम देखेंगे कि x की पावर्स कितनी है। जैसे सबसे पहले है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जहां x की पावर 0 होती है। जैसे आपने कोई भी नंबर लिख दिया 2, अब बच्चे देखेंगे 2 लिखा, मैंने बोला ये 2 क्या है? इज इट ए पॉलिनोमियल? तो बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी जैसे गर्दन हिला रहा है, कह रहा है नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। ये पॉलिनोमियल है बिकॉज मैंने अभी तो बोला आपको 2 क्या है। मैं 2 को 2 × 1 लिख दूं और 2 × x की पावर क्या हो जाएगा? 0। 1 का मतलब होता है x की पावर 0। तो ये क्या बन गया? 2। तो x की पावर 0 क्या है? 1 है ना। और 2 × 1 क्या होता है? 2 होता है। तो इसके साथ भी एक वेरिएबल है लेकिन वो कितनी उसकी पावर है? 0। इस वजह से उसको हमने लिखा नहीं क्योंकि 1 का काम करेगा। तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे यहाँ लिखा px = 5, ये पॉलिनोमियल है।
बट दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देगी। समझ में आ गया। फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सारी वैल्यूज जीरो होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल भी एक तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हुआ, है कि नहीं भाई। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि बस जीरो, आंसर इज जीरो। आपसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, जीरो देखती यार ये भी पॉलिनोमियल है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। बट दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, इसे भी ऐसे ही कह सकते हैं, जीरो एक्स की पावर जीरो, जीरो इंटू वन दैट इज जीरो। लेकिन जब जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं इसके साथ तो आप चाहो जितनी पावर की मल्टीप्लाई कर लो भाई, जीरो के साथ तो किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो ही आना है। तो इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो, ऐसे कुछ भी करेंगे बस जीरो रहना चाहिए। तो जीरो की मल्टीप्लाई करके सब कुछ जीरो आ गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन आप देखें तो ये भी एक टाइप का कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, एक टाइप से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो हुआ। कांस्टेंट में हमारे पास एक्स वगैरह रहता नहीं है, अब इसमें भी रहेगा नहीं, इसमें भी जीरो लिखा है, तो जीरो भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। तो जीरो पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर आता है लीनियर। लीनियर नाम से ही पता चला ना, लीनियर मतलब वन, लीनियर मतलब वन। तो इसकी डिग्री वन होगी। अब बेटा डिग्री में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा ना, डिग्री है कि जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसमें x की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 9, अब यहाँ देखा जाए तो x की 9 के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें तो पता तो है ना x की पावर 0 है और यहाँ 2x है, इसका मतलब x की पावर 1 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसका मतलब डिग्री कितनी हुई इसकी, व्हाट इज द डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग, कौन कौन से पॉलिनोमियल आपके होते हैं, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड मतलब दो, क्वाड मतलब दो, तो क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर वाली, दो डिग्री वाली, इनफैक्ट हम पावर नहीं कहेंगे, दो डिग्री वाली। तो डिग्री मतलब जैसे यहाँ लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, हाइएस्ट पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर जिसकी 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी डिग्री 4 होगी उसको क्या कहेंगे भाई, ये क्या है क्वाड्रेटिक। और जब डबल होता है तो उसको क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, तो वो क्या हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ ये रहा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 4 होती है, डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों 4, जिसकी डिग्री 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। क्यूबिक, क्यूब मतलब पावर 3, जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जिसकी पावर 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है, और जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। लीनियर में पावर मतलब डिग्री 1 होती है, और जो जीरो होता है उसमें एक कांस्टेंट रहेगा वो भी जीरो, और जबकि कांस्टेंट कहेंगे तो जीरो से अलग कोई भी वैल्यू लिख के हम कह सकते हैं दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सारे टाइप के पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गए। फिर वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। एट अ गिवन पॉइंट का क्या मतलब होता है, लाइक हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1, तो इस गिवन पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px, मतलब पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। अगर ये y में बना होता तो लिख देते पॉलिनोमियल इन y, t में बना होता पॉलिनोमियल इनटू t, तो जिसमें बना है उसको यहां लिखते हैं, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन t, ये किस में है x में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपसे कहता है कि x इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो उसको कैसे लिखोगे आप लोग, फिर वो क्या बन जाएगा आपके लिए, p x की वैल्यू क्या लेनी है 1 इक्वल्स टू 2, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो p1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब कोई तो ऐसी वैल्यू होती होगी जिस वैल्यू पे गिवन पॉलिनोमियल 0 होता होगा, भाई कोई तो ऐसी वैल्यू होती होगी जिस पे गिवन पॉलिनोमियल क्या होता होगा 0 होता होगा। लाइक मैं कहूं 3x माइनस 6 इक्वल्स टू, अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको यहां मैं पुट करूं और ये 0 हो जाए, तो कौन सी वैल्यू है 2, क्योंकि 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इज 0। तो जब जिस वैल्यू पे गिवन पॉलिनोमियल 0 हो जाए
उसको कहते हैं जीरो और रूट ऑफ अ पोलिनोमियल। या तो उसे जीरोस कह लो या रूट्स कह लो, समझ में आ गया। अब जितनी उसकी डिग्री होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस उसके मैक्सिमम जीरोस उतने हो सकते हैं, उतने उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। समझ में आए, मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं उसके, मतलब उतनी वैल्यूज पे वो जीरो हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है? ये देखो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट को समझो। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। मतलब क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी देखा था ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 है। मैंने बोला था जीरो भी तो एक पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट, लेकिन उसे पहले ही कह दे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जीरो नहीं लेना है। अब आप कोई भी वैल्यू ले लो, सब कांस्टेंट होगी, इसमें कोई भी जीरोस नहीं होंगे। जीरोस क्या होते हैं? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ये ऑलरेडी विदाउट एक्स है, ऑलरेडी विदाउट एक्स है, विदाउट एक्स है तो उसका कोई जीरो बन ही गई नहीं। तो इसलिए कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका कोई भी जीरो नहीं होता। सर इससे हमें क्या फायदा, इससे हमें क्या फायदा, ये कौन सी बात है? बिकॉज ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले तो आपकी नॉलेज को बूस्ट करते हैं, सेकंड थिंग ये एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको ऑप्शंस दे देगा और उस ऑप्शंस में कहेगा कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका कोई भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो जहां भी आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिख जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर है सेकंड पार्ट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब कितनी भी हो सकती है डिग्री, बस वो हर एक पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा कि उसकी पॉलिनोमियल की कितनी है, बट वैसे पॉलिनोमियल की डिग्री कहीं तक भी जा सकती है। थर्ड, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, जो अभी बताया कि अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। n डिग्री है तो n जीरोस हो सकते हैं, 3 डिग्री है तो 3 जीरोस हो सकते हैं, 5 डिग्री है तो 5 जीरोस हो सकते हैं। तो ऐसे करके जो भी जीरोस होते हैं वो एटमोस्ट होते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे उसने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 3 जीरोस। यहां तक कोई दिक्कत है? जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया? अभी तक तो इतना सारा कॉन्सेप्ट जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बस सीधा बताया होगा पॉलिनोमियल की एक आध बात और सीधा एक्सरसाइज, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अलग पॉलिनोमियल में कुछ नहीं होता, बस सब समझ में आ जाएगा। फिर अब यहाँ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रखे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करोगे, किसकी बात करोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो कि इस चैप्टर में बेसिकली हम करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। मतलब डिग्री कितनी लेनी है? 2, उसके साथ x, मतलब डिग्री कम करते जाना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 डिग्री करना है। तो अब आपके पास जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें x की पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें x की पावर 0 है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? ये बात समझ में आ गई? अब इसमें इसके जीरोस भी कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हमारे पास ना इनकी जो अभी पीछे पढ़ाया था रूट्स ही तो है वो जीरोस, तो इसके जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ना एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या होता है? बी क्या है? एक्स के साथ वाली वैल्यू, एक्स के साथ वाली वैल्यू। ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू। और ये तो कांस्टेंट तो आपको पता ही है, ये सी है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, बाकी बी एक्स और सी हो ना हो, बस एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, और बाकी सारी चीजें नहीं है, स्क्वायर वाली फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बस एक्स स्क्वायर होना जरूरी होता है। अब इसके लिए हमने ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो 3 वैल्यूज आ सकती हैं भाई। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और डी लेस देन 0 हो सकता है। 3 फॉर्म बन सकती है इसकी भाई। वैल्यू या तो 0 आएगी, ये 0 से बड़ी आएगी, या 0 से छोटी आएगी, 3 ही तो आ सकती हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 3 चीज बन सकती है।
लेकिन अगर आपकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई, तो उसके 2 जीरोस आएंगे। कितना आएंगे? 2 जीरोस, और वो एक्स एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे। अभी ग्राफ के क्वेश्चन आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा इंटरसेक्ट कैसे करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। अभी उसका ग्राफ भी सिखाऊंगा कैसे होता है। तो इसमें ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, याद रखना। फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस आर नोन एज जीरो। तो जो एक्स एक्सिस पे जहां जहां वो कट करेगा उनको कहेंगे, उसके क्या कहेंगे? जीरोस। वो क्या होंगे? उसके जीरोस होंगे। लेकिन अगर d इक्वल्स टू 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब जो इसके जीरोस आएंगे वो एक आएगा, लेकिन दोनों सेम होंगे, इसलिए वो एक ही जगह कट करेगा। ग्राफ पे सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे कि एक ही पॉइंट है, लेकिन वो दोनों सेम हो जाएंगे d इक्वल्स टू 0 होते ही। और d इज लेस देन 0। d लेस देन 0 होने का मतलब है कि ये कहीं भी आपके ग्राफ को टच नहीं करेगा। ठीक है, आपकी बुक में नहीं दिया है, वर्कशीट में नहीं है, बट अगर एमसीक्यू में ऐसा आता है कि d लेस देन 0 है और आप बताइए कि आपका ग्राफ कौन सा हो सकता है, गिवन 4 ग्राफ्स में से एमसीक्यू में दे दिया, जो कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा वो होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा वो होगा, और जो एक्स एक्सिस को टच करेगा वो इन दोनों में से होगा। एक जगह टच करेगा तो d इक्वल्स टू 0 वाला ग्राफ होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 जगह कट करेगा। बात समझ में आ गई? बेटा अभी मैं समझाता हूं कैसा ग्राफ होता है इसका, तब आपको समझ में आएगा। बट चाहे वो लीनियर भी हो, हम ये कह सकते हैं ना कि वो हो तो सकता है ना, एक्स एक्सिस पे कट तो किया ना उसने, कहीं भी कट करेगा एक जगह भी तो हो सकता है। ठीक है, अब मैं यही समझा देता हूं आप लोगों को, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसा पॉलिनोमियल, कैसा ग्राफ आता है, तो आपको और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। देखो आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर आपके पास ग्राफ ऐसे है, यू ऊपर की तरफ ऐसे, ये है पैराबोला, इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। ये पैराबोला है जो कि आपका पॉलिनोमियल के लिए बनाया जाता है। अब ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और ये डिपेंड करता है a की वैल्यू 0 से कम है। a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ओपन अपवर्ड, एक जो है 0 से छोटा है तो ओपन डाउनवर्ड। तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो पैराबोलिक फॉर्म है तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। अब समझ में आ गया बेटा? और लीनियर वाले में तो सीधी बस एक लाइन रहेगी, दैट इज द डिफरेंस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसका ग्राफ कैसा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक ग्राफ। अभी मैं बताता हूँ इसके अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हमें ये कहता है कि भाई एक्स एक्सिस पे जितनी जगह भी आपकी ग्राफ टच करेगा उतनी वैल्यूज हो जाएंगी। अब ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है बताइए जरा? यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। दीज आर द जीरोस। लेकिन इस कंडीशन पे यहाँ देखो, जब भी आप एक्स एक्सिस की बात करोगे बच्चों तो उस पर वाई हमेशा 0 आएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो वाई तो वहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन ये टच कितनी जगह कर रहा है एक्स एक्सिस को? सिर्फ 3 जगह टच कर रहा है, 1 2 3, तो इसके 3 जीरोस है। कितने जीरोस हैं? 3। ये इसका 0 क्या होगा? -4। इसका 0 क्या होगा? -1। इसका 0 क्या होगा? 2। तो दीज आर द जीरोस ऑफ दिस कर्व। समझ में आ गया? तो इसमें से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो यही है इसके जीरोस बताओ, तो जीरोस आपने ढूंढ लिए। ये नहीं लिखना जीरोस, -4 0, दीज आर कोऑर्डिनेट्स, जीरोस लिखना है ये एक्स की वैल्यूज, इसके जीरोस होंगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन कौन जीरोस है, उठा के उसकी वैल्यू लिख दी। एक है कि कितने जीरोस हैं, तो वो है 1 2 3, बस वो काउंटिंग करनी है कितनी जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए ग्राफ रिलेटेड, है ना? समझ में आ गया? अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस ग्राफ के अंदर आप ये बताओ कि कितने जीरोस हैं? 1,
क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो बी विल बी और करेक्ट आंसर। ऐसे टाइप के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। कर लो कि ग्राफ से रिलेटेड। इसके कितने जीरोज हैं? 2, एक यहां एक यहां। लेकिन ये वाला जैसे ऐसे दिख गया ना, वैल्यूज भी दे रखी हैं, पीछे वाले में वैल्यूज दे रखी हैं नहीं ना, तो इसमें आपसे बस यही पूछ सकते हैं कि कितने जीरोज हैं, कौन सा जीरो है, हमें तो पता ही नहीं, वैल्यू तो दी नहीं है, तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। इसमें वैल्यूज भी दी हैं तो इसमें दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके कितने जीरोज हैं? 2, लेकिन इसके जीरोज कौन है? 3 और 5। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। समझ में आ गया? अब ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी की। इसमें कितने जीरोज हैं? एक भी जीरो नहीं है। इसमें कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, बिकॉज ये 2 जगह कट कर रहा है। इसमें कितने जीरोज हैं? 1 जीरोज हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 जीरोज है। समझ में आ गया सारा? इसमें कितने जीरोज हैं बच्चों? 3। इसमें 1 2 3। क्लियर है? डाउट है तो पूछो जल्दी से। चलो, अब ये है आपकी एक्सरसाइज सेकंड। अब एक्सरसाइज सेकंड में अभी हमसे पूछ रहा है भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जो ये कोफिशिएंट वर्ड लिखा है, ये कोफिशिएंट वर्ड हमें क्या बताता है? कोफिशिएंट वर्ड हमें बताता है कि जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें ए बी सी जो होता है, ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, बी किसका है? एक्स का, और सी किसका है? कांस्टेंट। उनसे भी हम लोग जीरोस का एक रिलेशन बना सकते हैं। तो वो जीरोस का रिलेशन क्या होता है मैं उसको समझाता हूं आपको। कोफिशिएंट्स वाला, कोफिशिएंट्स वाले में कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ एक्स जिस पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स की यहां कितनी वैल्यूज ऐसी जिस पे ये जीरो हो जाएंगे? 2। यहां कितनी है? 2। यहां कितनी है? 2 2 2 2। तो पूरी इक्वेशन में हमने किससे डील करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर अलग है, उसी में वो डिस्क्रिमिनेंट आता है डी वाली वैल्यू, बट उसका यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में कैसे होगा वो मैंने समझा दिया आप लोगों को। वो ग्राफ्स में यूटिलाइजेशन करना है उसका। अब यहाँ मतलब हमारे 2 जीरोस निकलेंगे, जिसमें से एक जीरो को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे जीरो को हम बीटा कहते हैं। अब इसमें जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स में, वो है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई सी अपॉन ए होता है, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the coefficient मतलब constant, c is the constant। तो ये एक रिलेशन है कोफिशिएंट्स के फॉर्म में। अब वो ये कहता है कि जब हम फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसको सोल्व करें तो आप ना इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जैसे चाहें इसमें से वो 2 वैल्यू निकालें जिसपे ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो वो 2 वैल्यू फाइंड करनी है, उनमें से एक वैल्यू को अल्फा कह देंगे, एक वैल्यू को बीटा कह देंगे। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो उससे करने की जरूरत नहीं है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की तरफ चलते हैं, वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, और अल्फा एंड बीटा निकालने के बाद हम फिर देखेंगे कि उसमें कैसे हम इन चीज़ों को रिलेट करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब बच्चों क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब a, ये अब यहाँ इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ 1 है। अगर कुछ नहीं होता तो उसके मल्टीप्लाई में कौन होता है? 1 होता है। तो इसलिए उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो बस एक बार इस बात को सीखना है, आगे इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ a है 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू है 1। x के साथ कौन है? -2 है, तो ये b की वैल्यू है, विद साइन लिखनी है, और c क्या है? -8 है। तो ये तीनों वैल्यूज मेरे सामने आ गई। ये तो हो गया हमारे कोफिशिएंट्स, इनको लिख के अलग रख लो। अभी हमें करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको वैल्यूज निकालनी है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से वैल्यूज निकाल के क्या करना है,
फिर हमने इसके जो फैक्टर्स आएंगे या जो जीरोज आएंगे उनमें से एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अब क्या करते हैं उसके लिए, इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सी में, 1 इंटू 8 इज 8। अब 8 के फैक्टर्स करते हैं और उनके फैक्टर्स करके हम 2 बनाते हैं। इसको माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, माइनस को थोड़ी देर नहीं देखना है। अब 8 के फैक्टर्स करके 2 लेके आओ। 8 के फैक्टर्स करके 2 लाने के टाइम क्या क्या बातें जो है आपको हमेशा दिमाग में रखनी है वो सीखो। जैसे सबसे पहले तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। किससे करना है? प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है तो 2 4 जा 8। एक बारी डिवाइड करते ही चेक कर लो 2 बन रहा है कि नहीं। पूरा डिवाइड नहीं करना, पूरा डिवाइड जब तक डिवाइड करते रहो जब तक आपकी बात ना बने। तो यहां मैंने देखा एक बन गया मेरे पास 2, एक बन गया मेरे पास 4, और इससे 2 लाना है। जो मेरे पास 2 और 4 यहां से मुझे मिले हैं 2 एंड 4, तो बेटा इसमें इन दोनों को या तो ऐड करके ये वैल्यू आनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। और जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो वापस 8 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वापस 8 लाने का मतलब क्या है? कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, हमें कोई सा भी फैक्टर छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि एक फैक्टर इसे छोड़ के बन रहा है तो छोड़ दो, नहीं। मतलब जो जो आपने फैक्टर लिए उनकी मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आना चाहिए? वापस से वही नंबर आना चाहिए जिसकी आप फैक्टर करके चले थे। तो यहां से मैंने देखा एक 2 है एक 4 है। अगर 2 में से 4 को माइनस करूं तो -2 मिल जाता है मुझे, तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ -2 चाहिए था। क्या चाहिए था? -2। तो इसलिए मुझे क्या करना है बच्चों? 2 में से 4 को माइनस करना है। और आप देखो मैंने 2 में से 4 को माइनस किया और 2 और 4 की मल्टीप्लाई भी देखी मैंने, तो वापस से 8 आ गई। तो इसलिए मेरी बात बिल्कुल सही है, मुझे कुछ नहीं करना। अब कैसे करना है? यहां लिखना है x² माइनस, इस माइनस को बाहर रखना है ताकि आपसे गलती ना हो, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए। तो यहां क्या करना है? यहां 2 था तो 4 में से 2 माइनस कर दिया, बाहर ब्रैकेट के x लिख लिया -8। 4 में से 2 जाके 2 मिल गया, माइनस बाहर लगाया, तो ये क्या बन गया? x²। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में x की भी करेंगे, इट विल बी -4x माइनस माइनस +2x -8 लाइक दिस। ऐसे आप बनाएंगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस साइन को बाहर रखो और बस सीधे सीधे लेके आओ। फिर क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी कॉमन वैल्यूज लेनी है। तो कॉमन कैसे लेते हैं? जो वैल्यू इसमें और इसमें दोनों में है वो क्या है? x, तो इसलिए x कॉमन आ जाएगा। x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। यहाँ 2x है, एक बाहर चला गया तो एक अंदर रह जाएगा, इसमें से x चला गया तो इसमें 4 रह जाएगा। यहां से क्या कॉमन जा सकता है? 2। अब मैंने +2 यहां कॉमन लिया, -2 क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, ये पहली वैल्यू प्लस की है इसमें, तो इसमें भी प्लस की रहनी चाहिए। अगर मैं माइनस ले लूंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहां बचा x -4। और ये पूरा का पूरा जो है इस पूरे के सेम आना चाहिए। ये कभी भी डिफरेंट आता है तो आपने गलती कर दी। समझ में आ गया? अब सपोज करो कि यहां -2x होता सपोज, और यहां है प्लस, तब हम माइनस का 2 कॉमन लेते ताकि ये वैल्यू प्लस की हो जाती। इस तरीके से डिसाइड करते हैं माइनस का कॉमन लेना है कि प्लस का। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ जाओगे। अब इसके बाद एक और स्टेप है कि जो अभी बनाया उसमें से फिर से कॉमन लो। तो यहाँ भी x -4 है, यहाँ भी x -4 है, तो x -4 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा? x बचा, उसको अलग ब्रैकेट में लिखना मल्टीप्लाई करके। यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो, अब ये है हमारे 2 जीरोस। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में से मल्टीप्लाई करके हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। लेकिन हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 0 होगा, तो एक बार उसको 0 मानेंगे, एक बार उसको 0 मानेंगे, दोनों कंडीशन लेंगे। तो हम कहते हैं लेट x + 4 = 0, x = -4। एक बार इसको लेंगे, लेट x + 2 = 0, x = -2। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। आप चाहो तो इसको बीटा इसको अल्फा कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई से कोई भी ले लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद ये आने के बाद आपने लेना है एक तो अल्फा प्लस बीटा, जो कि अल्फा आया -4 प्लस बीटा आया -2, तो आप इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया -6। एक बार लेना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -4, बीटा कितना है -2, दैट इज माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते तो प्लस होगा, 4 2 जा 8। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा बीटा। ये समझ में आ गया। ये किससे आया हमारा, जीरोस से आया। उसने कहा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन फाइंड करना है। तो जीरोस का तो हमने बना दिया, अब कोफिशिएंट्स का बनाना है और देखना है दोनों वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। सेम आ गई दोनों तरीके से तो आपने सही किया है, नहीं तो गलत किया है। अब वो दूसरा तरीका क्या है कोफिशिएंट वाला, मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहां से देखिए ये क्या है, ये क्या है -2 है, कितना है -2, एक माइनस पहले से ही है यहां, अपॉन में 1, तो कितना बन गया 2 बन गया, कितना बन गया 2। ठीक है, अब आपको यहां देखना है, ओके यहां x -4 था ना, ओ सॉरी ये x -4 था, इसे माइनस करेंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये x + 4 है बच्चों, 4 - 2 = 2, और यहाँ +4 है तो +4 × -2 = -8। ये यहाँ -4 था, मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया, उसकी वजह से डिफरेंस आ गया। तो अभी हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, सेम आ गया ना, तो आपने सही किया। अब चलते हैं अल्फा बीटा की तरफ। अल्फा बीटा है यहाँ, अब किसका हो जाएगा -8, और अल्फा बीटा बच्चों क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c/a। c हमारा कितना है, c होता है ये, दैट इज -8, और a हमारा 1 है, तो दैट इक्वल्स टू -8। ये यहां से जीरो से भी वही वैल्यूज आ रही है और कोफिशिएंट से भी वही वैल्यूज आ रही है, देयरफॉर हम कह सकते हैं प्रूव्ड। लास्ट में यहां लिखना है प्रूव्ड। क्लियर हो गया, समझ में आया, ऐसे करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ बच्चों। आप लोग जो भी ऑनलाइन इसको वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग अपना जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा नेक्स्ट सेशन में हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलें, दैट इज 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1। बच्चों a कितना है, a है s² वाला, दैट इज 4, b कितना है -4, एंड c कितना है 1। एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब इसमें से आप चाहो तो कोफिशिएंट्स वाला तो पहले ही कर सकते हो, कोफिशिएंट्स वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोफिशिएंट्स वाले में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो जल्दी, -b/a, दैट इज -b की वैल्यू है -4, अपॉन a है 4, माइनस प्लस 4/4, दैट इज 1। अब फिर अल्फा बीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, c/a। c कितना है हमारा 1, a कितना है 4, दैट इज 1/4। ठीक है, अब इसको, ये हो गया आपका कोफिशिएंट्स वाला। कोफिशिएंट्स वाला आप जैसे ही इक्वेशन लिखते हो साथ के साथ सोल्व कर लेना है। जब पेपर में करोगे तो क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है, एक तरफ कोफिशिएंट्स लिखना है, एक तरफ लिखना है जीरोस, है ना, तो इधर कोफिशिएंट वाला सोल्व कर देना है, इधर जीरोस वाला सोल्व कर देना है, दोनों सेम आ जाएंगे, बाद में लिख देना है वेरीफाइड। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ 4 है, इंटू 1 करेंगे, 4 × 1 = 4। अब 4 के फैक्टर करके उनके फैक्टर से हमें 4 लेके आना है जो बीच में है, तो फैक्टर्स करते हैं, 2 2 जा, और 2 और 2 कितना होता है 4, ऐड करके 4 होता है, मल्टीप्लाई करके भी 4 होता है, तो इसलिए हमारा काम हो गया, आगे हमें इसे फैक्टर नहीं करना है। तो व्हाट इट विल बी 4s² माइनस, ब्रैकेट में 4 के लिए आप लिखोगे 2 + 2, दैट इज 4 × s + 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4s² - 2s - 2s प्लस का 1। अब यहां से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा 2s, 2s कॉमन लिया तो यहां बचा 2s, 2 2 जा 4, एक s हो गया, -1 पूरा का पूरा चला गया। अब यहां ध्यान से देखो, ये 2s, ये वाला 2s जब मैंने कॉमन लिया तो ये किसका है, प्लस का है,
यहाँ किसका है, माइनस का है, इसलिए अब हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये प्लस हो जाए। अब पता चला प्लस कब कॉमन लेते और माइनस कब। ये तो हो गया साइन की बात। साइन की बात के बाद यहाँ देखो, यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, तो इनमें कुछ भी तो कॉमन है नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब हम क्या लेते हैं कॉमन, 1 कॉमन लेंगे, ये 2s हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। बस साइन सेम हो गए इसलिए -1 कॉमन ले लिया। अगर ये प्लस का होता फिर हम +1 कॉमन लेते। अंडरस्टूड। अब यहाँ से 2s -1 2s -1 दोनों में कॉमन है, तो 2s -1 कॉमन हो गया, यहाँ से 2s बचा ब्रैकेट में और यहाँ ये -1। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2s = 1 s = 1/2। जो ये आया वो ये आएगा क्योंकि ये भी सेम है, तो s की वैल्यू दोनों केस में 1/2 आ गई। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 + 1/2 दैट इज 1। ये हाफ होता है, हाफ और हाफ मिलके 1 होता है, हो गया। फिर अल्फा बीटा 1/2 × 1/2 दैट इज 1 × 1 2 2 जा 4 1/4 सेम आ गए, तो ये हो गया प्रूफ। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट वाला है 6x² - 3 - 7x। इसमें हद से ज्यादा बच्चे गलती करके आते हैं। क्या गलती करके आते हैं, वो 6 और 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके फैक्टर करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया इसका क्या ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो वो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 6x², फिर 7x लिखना पड़ेगा विद इट्स साइन -3। तो मल्टीप्लाई अब किसकी होएगी, 6 और 3 की होएगी। 6 और 3 का मल्टीप्लाई होके कितना आने वाला है, 18। 18 के फैक्टर करके हमें कितना बनाना है, 7। तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18। अब बच्चे क्या करेंगे, इससे आगे लग जाएंगे फैक्टर करने, पूरे फैक्टर कर देंगे। नहीं, अब ये देखो 2 और 9 से ही मिल गया ना 7, तो 9 - 2 कितना होता है, 7। तो बस हो गया काम। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 6x² माइनस बाहर रखेंगे, इसे लिखेंगे 9 - 2 बन गया भाई 7, बाहर x है -3। अब ये आपको करना है जब यहाँ ये माइनस है, तो इससे ना कंफ्यूजन नहीं होता। ये तब तक करना है जब तक आप इसमें एक्सपर्ट ना हो जाए। तो ये क्या बन गया आपका 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, 6 और 9 में से 3x कॉमन आने वाला है। 3 2 जा 6, एक x बाहर गया, एक x अंदर है, 3 3 जा 9। ठीक है, यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, क्या कॉमन लेते हैं, फिर 1 कॉमन लेते हैं। अब देखो ये प्लस का है और हमें प्लस का ही चाहिए, इसलिए प्लस का ही कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 2x - 3 आ गया। 2x - 3 2x - 3, तो 2x - 3 को हमने ले लिया कॉमन। यहां से क्या बचा 3x + 1। एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, 2x = 3 हो जाएगा, x = 3/2 दैट विल बी अल्फा। और ये हो जाएगा 3x = -1 x = -1/3 दैट इज बीटा। क्लियर हो गया। फर्दर आप सोल्व करके कमेंट करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा, और वेरीफाइड हुआ कि नहीं आप लोग भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अच्छा सा है, इसमें से C गायब है। क्या गायब है, जब आपका C गायब होता है तब आपने कॉमन लेना। क्या लेना है, कॉमन। और जिसमें देखो यहां नेक्स्ट वाले में x गायब है, उसमें इक्वल्स टू के उधर कांस्टेंट लेके जाना है। दोनों को समझा देता हूं, बस वही चीज फॉलो करनी है हर बार। यहां 4u² + 8u है, 4u² + 8u। यहां से कॉमन आएगा 4u, यहां बचेगा 2u + 4 2 जा 8। ऐसे होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये हमने 4u लिया ना, तो यहां तो खाली u बचेगा और यहां 2 बचेगा, है कि नहीं। और ये इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, तो u = 0/4 दैट इज 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, दिस इज अल्फा, दिस इज, समझ में आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा कितना है
0 और ये बीटा कितना है -2, दैट इज -2। अल्फा बीटा क्या होगा 0 इंटू -2 दैट इज 0। अब हम किससे करेंगे कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट्स में हम क्या लेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। -b कितना है हमारा 8, a कितना है 4, 4 2 8 -2